इस क्लास नेक्स्ट एल्गोरिदम अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट ये कर रहे थे हम कल, जो कि एक डायनामिक शेड्यूलिंग का एग्जांपल है। ठीक है, क्या आपने स्टडी किया था? इसमें हमारी जो प्रायोरिटीज है वो डायनामिकली चेंज होगी। यहाँ पे आपका जो प्रायोरिटी आप कैसे असाइन करोगे, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेडलाइन। जिस प्रोसेस की डेडलाइन कम होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लिया था कल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ये आपको गिवन होगा, अगर आपको कोई सॉल्व भी करना हुआ तो प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर पैरामीटर्स। सो अर्लीस्ट डेडलाइन के केस में जो पैरामीटर्स हम कंसीडर करते हैं, देयर आर 3 पैरामीटर्स विद ईच प्रोसेस। ये हमने स्टडी किया था कल। 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स क्या होते हैं ये? फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, सेकंड इज द एग्जीक्यूशन टाइम, थर्ड इज द डेडलाइन एंड फोर्थ इज द फेज। ठीक है, तो इसमें हमें पता है प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 both have the deadline value 2 and 5. Deadline of the process P1 2 and deadline of the process P2 is 5. Out of this the smallest one is the process P1. So P1 की deadline आपकी small है, so it means P1 process has the high priority than the P2. ठीक है, तो पहले प्रोसेसर किसको असाइन किया जाएगा? प्रोसेस P1 को। तो इस तरह से आपको कंसीडर करनी है प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन द डेडलाइन वैल्यू इन केस ऑफ ईडीएफ। ठीक है, अगर आपका रेट मोनोटोनिक आता है तो आप कैसे कंसीडर करते हो प्रायोरिटी? बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड वैल्यू। ठीक है, ईडीएफ के केस में आपको डेडलाइन चेक करना है और रेट मोनोटोनिक के केस में आपको टाइम पीरियड चेक करना है। ठीक है, टाइम पीरियड की अपोजिट होती है प्रायोरिटी। जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। और इस केस में भी अपोजिट है, डेडलाइन की प्रायोरिटी जितनी छोटी डेडलाइन होगी उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम इसका ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करेंगे to represent the scheduling of processes, for that you have to take the LCM of time period values. ठीक है, आपको करना क्या है? जस्ट टेक द LCM ऑफ टाइम पीरियड वैल्यूज। जितनी भी आपकी टाइम पीरियड वैल्यू है फॉर ऑल दी प्रोसेसेस उसको आप कंसीडर करोगे और उन सब के आप क्या फाइंड आउट करोगे? उन सब से आप क्या फाइंड आउट करोगे? LCM वैल्यू। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस है आपके पास। 2 प्रोसेसेस की टाइम पीरियड वैल्यू जो है वो फर्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे 2 और 5। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या है आपका? 10। तो आपको जो ये ग्रैंड चार्ट पे शो करनी है वैल्यूज अप टू 10 लेना है। इसके आगे की भी शेड्यूलिंग आप शो कर सकते हो बट नो नीड टू रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, जस्ट हमें जितना एलसीएम वैल्यू आता है उतना ही हम उस पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट 2 4 6 8 10। This is 2 4 6 8 10। इसको आप सिंपल ऐसे भी ले सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी, या फिर सिंपली 2 2 के डिफरेंस में भी ये वैल्यूज आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन कहाँ तक करनी है? जितनी की एलसीएम वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब क्या बताया था आपको इनिशियली? क्या करना है आपको? चाहे रेट मोनोटोनिक हो या फिर ईडीएफ हो। सबसे पहले आपको 0 फेज पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने आपको गिवन है उसको आप नोट कर लो। 2 प्रोसेसेस आपको शेड्यूल करने हैं, सो P1 P2। ठीक है, P1 P2 यहाँ पे 0 पे अभी हमने मेंशन किया। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर? द स्लॉट वैल्यू। स्लॉट वैल्यू आपको कैसे पता लगेगी? बाय द टाइम पीरियड वैल्यू। जो टाइम पीरियड वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्लॉट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी टाइम पीरियड वैल्यू है प्रोसेस P1 की वो आपको दिख रही है कितनी है? 2। और जो प्रोसेस P2 है उसकी जो आपकी टाइम पीरियड वैल्यू है वो आपको दिख रही है 5। ठीक है, सो इट मींस फॉर प्रोसेस P1 जो फर्स्ट आपका स्लॉट यहाँ पे क्रिएट होगा दैट विल बी 0 to 2। तो यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट स्लॉट फॉर P1। ठीक है, तो P1 का फर्स्ट स्लॉट का इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 से 2 है उस स्लॉट में P1 एक बार ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है। आफ्टर दैट
at 2 unit of time, P1 again releases into the system. Again, at 4 unit of time, P1 again releases into the system. At 6, P1 again releases. At 8, P1 again releases. And at 10, P1 again releases. जितना कि टाइम पीरियड वैल्यू गिवन है किसी भी प्रोसेस की, उस टाइम पीरियड को आप चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफाइन करोगे कि कितने यूनिट ऑफ टाइम पे वो प्रोसेस दोबारा से सिस्टम में रिलीज होगा. ठीक है. 4P2 दिस इज 5, द टाइम पीरियड वैल्यू इज 5. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 का देना है. ठीक है. तो ये सिंपली मैं यहाँ पे 5 के लिए, जैसे 5 मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया था, इधर मैं 5 कंसिडर कर रही हूँ. सो दिस इज 5. Clear now. First slot for P2 is 0 to 5, and at 5 process P2 again releases into the system. ठीक है. उसके बाद 5 to 10 इसका सेकेंड स्लॉट चलेगा, and at 10 P2 again releases into the system. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे कैसे प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है. पहले हमने 0 पे प्रोसेसेस लिख लिए, उनका टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया. अब आपको शेड्यूलिंग शो करनी है. कैसे शो करनी है, ये किस पे बेस्ड होगी, आपकी डेडलाइन पे बेस्ड होगी. ठीक है. डेडलाइन, क्योंकि हम डेडलाइन पे बेस्ड ही उनकी प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही फिर प्रोसेसर असाइन करेंगे. अब देखो, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 दो हैं. दोनों की डेडलाइन हमने चेक की. दोनों की डेडलाइन क्या है, P1 की अभी 2 है और P2 की अभी 5. ठीक है. दोनों में से स्मॉलेस्ट किसकी है, P1 की. तो इट मीन्स प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है. तो यहाँ पे सिंपली किसको शेड्यूल करोगे आप, P1 को. क्यों, क्योंकि उसकी डेडलाइन कम है और प्रायोरिटी ज्यादा है. अब P1 का एग्जीक्यूशन टाइम देखो. P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है आपका 0.9. तो P1 इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा. सो P1 विल एग्जीक्यूट फॉर दिस टाइम 0.9. तो इसको पूरा इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, जितना उसको एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए उतना ही. ठीक है. तो P1 की जो वैल्यू है यहाँ पे, जिसपे उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया, वो क्या है, 0.9. ठीक है. अब कंडीशन जो कल भी आपको बताई थी रेट मोनोटोनिक में, कोई भी प्रोसेस अपने एक टाइम स्लॉट सिर्फ एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है. ठीक है. एक से ज्यादा बार नहीं वो एग्जीक्यूट हो सकता. अगर उसको दोबारा एग्जीक्यूशन करनी है तो वो अपने नेक्स्ट स्लॉट में फिर करेगा. ठीक है. तो P1 अब इस टाइम पीरियड में तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसका पूरा एक ये स्लॉट है 0 to 2 का, जिसमें कि उसने एक बार अपना एग्जीक्यूशन कर लिया. तो अब 0.9 पे किसको दे सकता है आप, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर प्रोसेस 2 को दे सकता है. तो सिंपली यहाँ पे प्रोसेस 2 शेड्यूल कर दिया. अब प्रोसेस 2 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया 0.9 पे. वो एग्जीक्यूशन अभी कंटिन्यू कर रहा है. नाउ एट 2 पे अब वो P2 को कंटिन्यू नहीं करवा सकता. क्यों नहीं करवा सकता ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसे पता है कि 2 पॉइंट पे जो प्रोसेस P1 है वो रिलीज हो रहा है. ठीक है. अब उसने देखा P1 रिलीज हो रहा है, P2 अभी एग्जीक्यूशन में है, तो मैं इन दोनों में से अब किसको दूं, ये डिसाइड होगा. कैसे, वो फिर से डेडलाइन चेक करेगा. देखो P1 की अब डेडलाइन चेंज होगी. देखो, क्योंकि अब वो कहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब वो सेकंड स्लॉट पे एंड हो रहा है वो 4 पे. तो P1 की जो न्यू डेडलाइन है अब वो क्या है, 4. ठीक है. P2 की जो डेडलाइन है अभी वो 5 ही है. क्यों, क्योंकि अभी उसका पहला ही स्लॉट चल रहा है 0 to 5 का. तो इन दिस केस ऑल्सो 4 वैल्यू छोटी है आपकी, P1 की छोटी है अभी भी. तो इट मीन्स P1 की प्रायोरिटी हाई है. तो अब वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एट 2 पे P2 को प्रीएम्प्ट कर देगा, उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा. वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, अगेन एट 2 पे P1 को. ठीक है. P1 अगेन एग्जीक्यूट फॉर द 0.9 यूनिट ऑफ टाइम. सो P1 ने दोबारा से 0.9 के लिए एग्जीक्यूट किया. तो यहाँ पे आप 0.9 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2.9. ठीक है. अब यहाँ पे देखो प्रीवियस स्टेप पे जो आपका ये P2 था, P2 ने अपना कितना एग्जीक्यूशन किया, 2 माइनस 0.9 कितना हुआ आपका, आई थिंक 1.1. ठीक है, 1.1. सो P2 को कितना एग्जीक्यूट करना था, टोटल 2.3. P2 need 2.3 यूनिट ऑफ टाइम, बट इन द फर्स्ट एग्जीक्यूशन उसने अपना कितना एग्जीक्यूशन किया, 1.1 का. इट इज लेफ्ट विथ 1.2. तो अभी P2 की
1.2 यूनिट ऑफ टाइम की एग्जीक्यूशन रहती है, ठीक है। सो अब देखो एट 2 पे P1 को दे दिया प्रोसेसर क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई, 2.9 तक उसने एग्जीक्यूट किया। अब P1 प्रोसेस 2 to 4 के स्लॉट में इस वाले स्लॉट पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि उसने 0.9 की अपनी पूरी एग्जीक्यूशन इस स्लॉट में कर ली। तो अब फिर से कौन आ सकता है यहाँ पे, P2 प्रोसेस असाइन हो सकता है, P2 को प्रोसेसर। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, फिर से P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। एट 2.9 पे उसने प्रोसेस P2 को प्रोसेसर असाइन कर दिया, ठीक है। अब P2 फिर से एग्जीक्यूट होने लगा, P2 फिर से एग्जीक्यूट हुआ, 2.9 से लेके उसने 4 तक अपना एग्जीक्यूशन किया। अब 4 पे अगेन सिस्टम को डिसाइड करना पड़ेगा फिर कि क्या वो P1 को एग्जीक्यूट करवाएगा या फिर P2 को ही कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। कैसे डिसाइड करेगा, बाय चेकिंग द डेडलाइन। अब देखो एट 4 पॉइंट पे P1 की जो डेडलाइन है वो चेंज हो गई। 4 पॉइंट पे P1 की डेडलाइन कितनी हो गई, 6, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो एट 4 P1 हैज द डेडलाइन वैल्यू 6 एंड एट 4 P2 हैज द डेडलाइन वैल्यू स्टिल 5। क्यों, क्योंकि अभी वो फर्स्ट ही स्लॉट उसका चल रहा है, अभी इसकी कोई डेडलाइन चेंज नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाई अब इस टाइम पे P2 की डेडलाइन वैल्यू कम है क्योंकि P1 की अब 6 हो गई है। इस तरह से डायनेमिकली चेंज हो रही है इनकी डेडलाइन वैल्यू और प्रायोरिटीज में। तो P1 की अब प्रायोरिटी कम हो गई क्योंकि इसकी डेडलाइन वैल्यू P2 से ज्यादा हो। तो अभी जो प्रायोरिटी ज्यादा है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो P2 की है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब 4 पे भले P1 यहाँ रिलीज हो रहा है, P2 को प्रेम्प्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी अब P1 से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब देखो जब 2.9 से लेके 4 तक P2 ने अपना एग्जीक्यूशन किया तो टोटल उसने कितना यूनिट ऑफ टाइम लिया वहां पे, वही 1.1। तो यार यहाँ से माइनस करो 1.1, 1.2 रहती थी ना उसकी, तो 1.1 जब आपने माइनस किया आपको मिला 0.1, यानी कि 4 के बाद जो प्रोसेस P2 है उसकी सिर्फ 0.1 की ही एग्जीक्यूशन रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 4 को दोबारा लिखा, 4 पे P2 को जस्ट आपको 0.1 तक की ही एग्जीक्यूशन शो कर, तो यहाँ पे 0.1 के लिए सिंपली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, जस्ट दिस इज 4.1, ठीक है। टिल दिस यूनिट ऑफ टाइम P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी कर क्योंकि उसकी 0.1 ही रह गई थी, 0.1 उसने 4.1 तक कर ली। अब P2 जो है आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इस वाले टाइम में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तक उसने एक बार अपनी एग्जीक्यूशन को कर लिया है। अब ये जो 0.9 का पूरा स्लॉट है ये P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो P1 है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। सो इधर एट 4.1 पे P1 आ गया और P1 को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट करवा, ठीक है। P1 क्योंकि 4 से अभी तक तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था और 4 to 6 के स्लॉट में वो एक बार एग्जीक्यूट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई 4.1 को ऑपरेटिंग सिस्टम P1 ले आया और P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया और हमें दिख रहा है देखो 5 तक P1 की एग्जीक्यूशन भी पूरी हो गई क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, जस्ट 0.9। तो इसमें आप 0.9 ऐड करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो एट 5 P1 कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। नाउ एट 5 अगेन क्या है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या चेक किया, P2 सिस्टम में रिलीज हो रहा है एट दिस यूनिट ऑफ टाइम, 5 यूनिट ऑफ टाइम P2 अगेन रिलीजेस इनटू द सिस्टम। So now it will again check for the value of deadline, ठीक है। अब देखो एट 5 पे जो P1 की डेडलाइन है पहले वो देखो, P1 की डेडलाइन, P1 का सेकंड स्लॉट चल रहा है आपका, थर्ड स्लॉट पहले क्या था आपका 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, तो P1 का थर्ड स्लॉट चल रहा है। थर्ड स्लॉट 4 से स्टार्ट हुआ तो इसमें अभी इसकी डेडलाइन कितनी है, 6। और P2 की देखेगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, P2 का 5 से स्टार्ट हुआ, P2 की डेडलाइन अब कितनी है, 10, ठीक है। तो अब P2 की डेडलाइन ज्यादा है वैल्यू और P1 की डेडलाइन वैल्यू कम है, तो जिसकी डेडलाइन वैल्यू कम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो एट 5 अगेन जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो P1 को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन अब वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, प्रायोरिटी तो आपकी P1 की ज्यादा हो गई, बट P1 विल नॉट एग्जीक्यूट एट दिस टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि P1 जो है इस स्लॉट में 4 to 6 के स्लॉट में एक बार एग्जीक्यूट हो गया,
ठीक है, P1 की प्रायोरिटी एट दिस टाइम ज्यादा है P2 से, बट फिर भी अब 5 पे P1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो अपने उस स्लॉट में एक बार ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और दोबारा वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एट 5 पे P2 को ही एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पे आपका P2 एग्जीक्यूट। अब अगेन P2 ने अपना एग्जीक्यूशन लिया 5 to 6 में पूरा, ठीक है। एट 6 पे ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से P2 को अभी स्टॉप करेगा, ये चेक करने के लिए अब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 6 पे सिस्टम में फिर से P1 रिलीज हो रहा है, P1 के रिलीज होने का टाइम आ गया 6 पे, इसलिए P2 ने 5 to 6 में तो अपना एग्जीक्यूशन किया, बट 6 पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करेगा कि अब वो किसको प्रोसेसर दे, ठीक है। तो अब 6 पे देखो क्या चेक करना ऑपरेटिंग सिस्टम को, डेडलाइन वैल्यू। P1 की अब डेडलाइन कितनी है देखो 8, Q2 का डिफरेंस चल रहा है। P1 हैज डेडलाइन 8 एंड P2 की अभी दूसरा स्लॉट ही चल रहा है, तो P2 की डेडलाइन है 10। तो अभी इस टाइम पे भी P1 की डेडलाइन वैल्यू कम है, सो इट मींस P1 को अब वो प्रोसेसर असाइन करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो एट 6 पे P2 प्रेम्प्ट हो गया, P1 अगेन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे P2 को आपका नोट करना है, P2 का काम कितना हुआ अभी यहाँ तक, 1 यूनिट ऑफ टाइम उसने वर्क अपना कर लिया। सो 2.3 इसको करना था टोटल, 2.3 में से अब सेकंड स्लॉट में उसने 1 अपना कंप्लीट कर लिया है, इट इज लेफ्ट विथ 1.3, ठीक है। अभी ये P2 का काम रहता है इतना। अब देखो 6 पे P1 को प्रोसेसर असाइन हुआ, P1 ने अपना एग्जीक्यूशन लिया, P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कितना लिया, वही 6.9 के लिए, क्योंकि उसको 0.9 ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 6.9 तक P1 ने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 to 8 के स्लॉट में अब P1 दोबारा नहीं आ सकता। अब कौन एग्जीक्यूट होगा? P2 एग्जीक्यूट होगा। तो 6.9 पे अगेन P2 रीस्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर से P2 के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब P2 जो है सिंपली इतने टाइम तक एग्जीक्यूट हो सकता है आसानी से, क्योंकि P1 तो इस टाइम में आ ही नहीं सकता। तो P2 ने अपना यहाँ से लेके यहाँ तक की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखी। यहाँ से यहाँ अगर आप करते हो काउंट तो कितना वैल्यू आएगी, इधर देखो यहाँ भी आई थिंक 1.1 रहेगा वैल्यू पूरी। तो 1.3 उसकी रहती थी P2 की, 1.3 में से उसने 1.1 फिट कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब 1.1 कंप्लीट कर ली तो कितना बचा यहाँ पे 0.2। तो P2 की अब एग्जीक्यूशन कितनी रहेगी आपकी 0.2 की, ठीक है। अब जैसे ही 8 आएगा, अभी P2 को कंटिन्यू कराने से पहले आपका सिस्टम ये चेक करेगा डेडलाइन किसकी कम है, ठीक है। 8 आया क्योंकि 8 पे उसको पता है P1 रिलीज हो रहा है, तो 8 पे जैसे ही P1 रिलीज हुआ सिस्टम ने चेक किया P1 की डेडलाइन क्या है। P1 की डेडलाइन वैल्यू है 10, ठीक है। नाउ द डेडलाइन वैल्यू फॉर P1 इज 10। अब वो P2 की चेक करेगा, P2 का सेकंड स्लॉट ही चल रहा है, तो P2 की भी डेडलाइन वैल्यू 10 है। अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? सो अगर आपका ऐसा कोई केस आता है जहां पे डेडलाइन जो है प्रोसेस की इक्वल आ रही है, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जो इनिशियली जिसकी ज्यादा थी उसे मैं पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, इनिशियली जो थी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जब इक्वल आ जाते हैं तो इनिशियली पॉइंट पे वो चेक करता है किसकी ज्यादा थी, जिसकी ज्यादा होती है उसी को ही पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो एट 8 यूनिट ऑफ टाइम P1 की प्रायोरिटी ज्यादा थी स्टार्टिंग में, इसलिए वो P1 को पहले एग्जीक्यूट कर, ठीक है। तो 8 पे P2 को उसने प्रीएम्प्ट कर दिया और P1 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब P1 जब अपने स्लॉट में एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उतना ही अपना जितना टाइम उसको दिया हुआ है उसे चाहिए उतने टाइम उसने एग्जीक्यूशन कर ली। तो यहाँ पे इसने एग्जीक्यूशन कर ली अपनी 8.9, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट हमें पता है P1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि P1 ने अपने इस स्लॉट में एक बार एग्जीक्यूशन कर लिया। अब कौन आ सकता है यहाँ पे? P2 आ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या करेगा? सिंपली प्रोसेस P2 को प्रोसेसर असाइन करेगा। P2 की एग्जीक्यूशन देखो कितनी रहती थी, P2 की एग्जीक्यूशन रहती थी 0.2। तो P2 अब क्या करेगा? 0.2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, उसे ले लेगा। तो यहाँ पे
you will represent the value here with only 0.2. तो 0.2 अगर इसमें ऐड करोगे you will get 9.1. ठीक है, अब 9.1 से लेकर 10 तक जो ये वैल्यू है, टाइम पीरियड है 0.9 का, ये क्या रहेगा? आइडल. आइडल क्यों रहेगा? क्योंकि इस टाइम पे अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों ने ही इस स्लॉट में अपने अपने स्लॉट पे एक बार एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया. P2 का तो ये सेकेंडरी स्लॉट था 5 to 10 का. 5 to 10 में उसने अपनी एग्जीक्यूशन की. पहले यहाँ पे 1 पॉइंट की करी, फिर उसके बाद यहाँ पे 1.1 की कर ली, फिर उसके बाद लास्ट 0.2 बच रहा था उसने इस टाइम पीरियड पे कर ली. ठीक है, P2 हो गया एग्जीक्यूट पूरा. इसके बाद ये आ ही नहीं सकता. उसके बाद वो दोबारा कब आएगा? 10 पे. ऐसे ही P1 का लास्ट स्लॉट था 8 to 10 का. 8 to 10 में उसने अपनी एक बार एग्जीक्यूशन कर ली थी 8.9 तक. तो उसके बाद अब ये भी नहीं आ सकता. सो दैट्स व्हाई ये जो आपका टाइम पीरियड है पूरा आपका आइडल रहेगा. तो इसे हम बोलते हैं आइडल ब्लॉक. और इस टाइम पे हमें पता है कि सीपीयू क्या रहेगा? आइडल रहेगा. तो दोनों ही केस का जो कल भी किया था और आज भी, दोनों का पर्पस क्या है बताया था आपको कि ये जो ब्लॉक्स है आपके कम से कम आइडल. ठीक है, तो ये आपका ईडीएफ है. तो ईडीएफ आपको इस तरह से सॉल्व करना है. मेन क्या चेक करना है कि जिस टाइम पे भी कोई नया प्रोसेस सिस्टम में रिलीज हो रहा है उस टाइम पे आपको प्रोसेसेस की डेडलाइन को दोबारा चेक करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 पे P1 रिलीज हो रहा है तो P1 को ही प्रोसेसर मिलेगा. नो, सिस्टम क्या चेक करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, P1 तो रिलीज हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन अभी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और वो कैसे पता लगेगी? बाय चेकिंग द डेडलाइन वैल्यू. ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे हुआ था 4 वाले पॉइंट पे, सिस्टम में तो P1 रिलीज हो रहा था लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने P2 को प्रोसेसर दिया. क्यों दिया? क्योंकि एट 4 पे P1 की जो प्रायोरिटी थी वो कम थी P2 से. क्यों? क्योंकि उसकी डेडलाइन वैल्यू अब क्या हो गई थी? 6 हो गई थी और P1 की स्टिल डेडलाइन वैल्यू 5 ही थी. तो ये चीज आपको चेक करनी होगी ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूलिंग आपकी परफॉर्मेंस. ठीक है, साथ में ही जो वैल्यूज जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, डेसिमल है या पूरा आपका नंबर में है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग जितना जितना एडिशन होता जाएगा वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. और जो जितना एग्जीक्यूशन उनका बचेगा वो साथ साथ आप लिखते जाना ताकि जो सोल्यूशन मिले आपको एग्जीक्यूट. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? और अगर यहाँ पे कोई और प्रोसेस भी हो, सपोज P3 हो, P3 की वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हैं. सपोज 3 2 और डेडलाइन दे दो यहाँ पे 7. ठीक है, तो सिंपली आपको अगर तीन प्रोसेस है तो भी सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करना है. तब आपको क्या चेक करना होगा? डेडलाइन वैल्यू तीनों की कंपेयर करनी है. ठीक है, सो अगर मैं इस केस तीनों को कंसिडर करती हूँ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1 की. आफ्टर दैट प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी? अब P3 की. क्यों? क्योंकि उसकी जो ये वैल्यू है आपकी, सॉरी P3 की नहीं P2 की ही रहेगी क्योंकि P2 की डेडलाइन है 5, P3 की डेडलाइन है 7. तो आपकी जो प्रायोरिटी चलेगी वैसे ही चलेगी. फर्स्ट P1 हाई प्रायोरिटी, देन P2 सॉल्व होगा, आफ्टर दैट P3. ठीक है, और स्लॉट कैसे दोगे आप? विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम पीरियड वैल्यू, यानी कि इस टाइम के बाद ये प्रोसेस सिस्टम में दोबारा रिलीज होता रहेगा. क्लियर क्लास? बोलो. इसको सॉल्व कर लेना. इनके एग्जांपल दोनों के, रेट मोनोटोनिक का भी और अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट का. नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट यूनिट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम.
मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गेस क्लास, एनीवन, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम? Multi-processor system in which we have two or more than two processor available with the system. ठीक है, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सीपीयू या प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है, या फिर सिंपली जो आज टुडेज टाइम में जो आपका सिस्टम यूज़ होता है उसमें क्या है, एक सिंगल चिप पे ही मल्टी कोर सिंगल चिप पे ही बनाया जाता है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है जैसे सिंपल इंटरव्यू में या वाइवा में, जैसे डुअल कोर सिस्टम है आपके पास, या फिर i3 i4 है i5 है, ये सारे प्रोसेसर्स, तो ये सब क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, इनमें सिंगल चिप पे ही मल्टी कोर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग की टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक टाइप। ठीक है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक का क्या डिफरेंस होता है क्लास? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग and asymmetric, two types of multi-processing system are there. Symmetric मतलब yes निखिल राइट। ठीक है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, जिसमें कि आपका सिमेट्रिक मतलब होता है सेम, सिंपल सी बात है। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, आपकी जो प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं वो सभी के सभी प्रोसेसर सेम टाइप की टास्क को ही हैंडल करते हैं। ठीक है, सपोज आपकी क्लास से सभी स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट देती हूँ और वो असाइनमेंट किसकी, एओएस की है, तो सभी सेम टाइप के असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास पे क्या हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दे दिया, 10 स्टूडेंट को एओएस और एएसएन की दे दी, रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट की आईओटी की दे दी, तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्क करना है, वो एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के केस में क्या है कि जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, मल्टी प्रोसेसर्स, all they handle the same type of task and they will use the same type of operating system. And in the case of asymmetric multiprocessing system, asymmetric मतलब not same, जिसमें कि प्रोसेसर्स को जो टास्क असाइन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ऑल द प्रोसेसर हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एंड यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आपका जो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक केस होता है, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है आपकी टू टाइप से। सिंपली आप कह सकते हैं योर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ tightly coupled system, and second, loosely coupled system. Multi-processing can be implemented either in the form of tightly coupled system or it can be in the form of loosely coupled system. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम एंड लूजली कपल्ड सिस्टम? देखो, in this case, in the first case, in tightly coupled system, all the processors uses shared memory. ठीक है, टाइटली कपल्ड सिस्टम में प्रोसेसर्स जो होते हैं, देयर आर 3 प्रोसेसर्स, तो वो 3 प्रोसेसर्स जो होते हैं वो शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड में, जहां पर भी शेयर्ड मेमोरी होगी वहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो देयर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस टीसीएस सिस्टम, टाइटली कपल्ड सिस्टम। उसको भी रिजोल्व करने के मेथड है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द टाइटली कपल्ड सिस्टम has high speed and more efficient than this loosely coupled system. जो टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं उनकी स्पीड हाई कंसिडर की जाती है एज कंपेयर टू द लूजली कपल्ड सिस्टम, एंड आल्सो दे आर मोर एफिशिएंट देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम लूजली कपल्ड। ठीक है, बट दिस टाइप ऑफ सिस्टम टाइटली कपल्ड सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव। लूजली कपल्ड सिस्टम से ज्यादा आपका एक्सपेंसिव रहती है टाइटली कपल्ड सिस्टम।
तो जितना भी आपका यहाँ पे टाइप्स है और जो इम्प्लीमेंटेशन इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। So first of all, for tightly coupled system, there is a shared memory for all the processors. Tightly coupled system have more memory conflicts due to the concept of shared memory. This implementation of tightly coupled system is more expensive. One more point is this. In the form of क्या होगा पहले भी बस टोपोलॉजी भी पढ़ी होगी, तो सेम उस टाइप से आपका टाइटली कपल सिस्टम इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इसमें एक कम्युनिकेशन के लिए देयर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर। जैसे अगर आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है, 3 प्रोसेसर ही अगर यूज हो रहे, तो उन 3 प्रोसेसर्स में क्या होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, शेड्यूलिंग के लिए। जो भी टास्क या प्रोसेस शेड्यूलिंग की जाती है उसके लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रोसेसर्स के बीच में। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, जो लोड है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड में लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग के लिए। यहाँ पर भी लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और लोड बैलेंसिंग क्या होता है, सिंपल हमें पता है, जिसमें कि हर एक, इसमें क्या बोलेंगे आप, हर एक प्रोसेसर को इक्वल अमाउंट ऑफ लोड देना, ताकि सभी प्रोसेसर जो है अपने अपना टास्क की एग्जीक्यूशन टाइमली कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही 3 टाइप के प्रोसेसर होंगे, हैवीली लोडेड भी हो सकता है, लाइटली लोडेड भी हो सकता है, आइडल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को ही मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर भी लोड बैलेंसिंग आपकी यूज की जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंटरकनेक्शन बस, तो बस हमें पता है किसने यूज की जाती है, बस प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लूजली कपल्ड सिस्टम है, इसमें इसमें क्या होगा, अगर 3 प्रोसेसर्स है तो ऑल दीज 3 प्रोसेसर्स हैव देयर ओन मेमोरी, लोकल मेमोरी। लूजली कपल्ड सिस्टम, ऑल द प्रोसेसर्स हैव देयर ओन मेमोरी। लूजली कपल्ड सिस्टम को हम बोलते हैं जस्ट लाइक द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है जो लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी हमें पता है, आपने पढ़ा था, देयर इज अ लैक ऑफ शेयर्ड मेमोरी, देयर इज अ लैक ऑफ ग्लोबल नॉलेज। क्यों, क्योंकि वहां पे हर एक के पास अपने अपने ओन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हर एक नोड के पास अपनी अपनी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से वहां पे ग्लोबल नॉलेज की कमी रह जाती है सिस्टम। तो यहाँ पे भी यही होता है, सेम लूजली कपल्ड सिस्टम में हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी होती है, दे डू नॉट नीड टू शेयर द शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। यहाँ शेयर्ड मेमोरी नहीं है, तो इट मींस इन दिस लूजली कपल्ड सिस्टम देयर इज नो मेमोरी। Now as compared to the TCS, LCS has slow speed. Less expensive than this TCS. And last, इधर देखो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है यहाँ पे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन फिर भी हो सकता है। जो आपका बस की फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होती है वो टाइटली कपल्ड सिस्टम के लिए रहती है, और अगर क्लस्टरिंग फॉर्म में है तो वो आपका लूजली कपल्ड सिस्टम। क्लस्टरिंग फॉर्म फॉर्मेशन हमको पता है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, सिंपली आप ग्रुप को कह सकते हैं क्लस्टर, जहाँ पे भी ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। ग्रुप कैसे क्रिएट होते हैं, बेस्ड ऑन द सिंगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लूजली कपल्ड सिस्टम में हमें पता है कि हर एक प्रोसेसर के पास अपनी ओन मेमोरी है, लेकिन आपका सिस्टम में चेक कर सकता है कि किस प्रोसेसर की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी प्रोसेस कोई एक प्रोसेसर रन कर सकता है। तो बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज को सिंपली क्या कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट कर देता है और क्लस्टर की फॉर्म में इनकी इम्प्लीमेंटेशन शो की जाती है। तो लूजली कपल्ड सिस्टम,
अगर 100 प्रोसेसर है तो सपोज 20-20 करके हमें 5 क्लस्टर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी 2 टाइप से इम्प्लीमेंटेशन होती है मल्टी प्रोसेसिंग की। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस टाइटली कपल्ड की फॉर्म में हो सकती है और लूजली कपल्ड की फॉर्म में भी हो सकती है। मेन जो डिफरेंस पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज फर्स्ट पॉइंट, टीसीएस के केस में शेयर्ड मेमोरी रहेगी और एलसीएस के केस में सभी प्रोसेसर की अपनी ओन मेमोरी अवेलेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मेमोरी शेयरिंग of multiprocessor system. Memory sharing in multiprocessor systems. अभी हमने पढ़ा ये जो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। For the multiprocessor system we have 2 types of memory. What are these 2 types? First is the shared memory and second is the distributed memory, ठीक है। नाउ यू हैव शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स जिसकी सिंपल आपकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी आ जाती है या सिंपल इन डिटेल भी आ सकता है। तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स हमारे पास वी हैव 3 शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स। क्या क्या है वो मॉडल्स आपके? मूमा, मूमा एंड थर्ड इज कोमा, ठीक है। These are the shared memory models for multi-processing system. इनकी फुल फॉर्म्स क्या है? ये तो आपको सभी की फुल फॉर्म तो लर्न होनी ही चाहिए एमसीक्यू के लिए। लूमा मतलब यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, लूमा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस एंड कोमा मतलब कैश ओनली मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपका टाइम अप होने वाला है क्लास का, सो इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास लूमा, लूमा एंड कोमा।